हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया। सो देखिए, जैसे कि हम इकोलॉजी के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमने इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है ये 3rd लेक्चर होगा। तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे जो इकोलॉजी में हमने लास्ट टॉपिक किया था बायोटिक इंट्रैक्शन, वहाँ से आगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी सारा कंप्लीट कर लिया, टर्म्स सारी पढ़ ली हुई हैं जो एग्जाम में फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड, ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया हुआ है। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन जो करेंगे वो होगा हमारा बायोटिक इंट्रैक्शन। सो बायोटिक इंट्रैक्शन हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नाइट्रोजन या फिर जिसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल में नाइट्रोजन साइकिल समझेंगे, फिर उसके बाद लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बायोटिक इंट्रैक्शंस, तो उसमें हमने 2 इंट्रैक्शंस पढ़ी थी। तो इसमें सबसे पहले हमने समझा इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो जब कोई भी एनिमल, कोई भी स्पीशीज़, कोई भी बर्ड, कुछ भी आप ले लीजिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं बायोटिक इंट्रैक्शन। ठीक है, तो बायो वर्ड हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टच में आना। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि कोई काऊ है, उसके ऊपर कोई पंछी बैठा है, तो आपस में इंट्रैक्शन होगी। एक पेड़ है, पेड़ की जो छाँव में ग्रास होगी, तो वो एक इंट्रैक्शन है, ग्रास और पेड़ की एक दूसरे पे, मतलब कोई रिलेशन इनका है, इम्पैक्ट पड़ता है एक दूसरे की प्रेजेंस से। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को जो असर डालते हैं वो आपने समझना है, वो इंट्रैक्शंस कहलाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, और एग्जांपल आप बहुत सारे एग्जांपल इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे हिरन है, ठीक है, उसको टाइगर ने खा लिया, तो इन दोनों का ये रिलेशन है। इसमें जो हिरन है इसको नुकसान हो जाता है ना, वो लोग उसका नुकसान, और जो टाइगर है उसको बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ पर इंटरेक्ट कर पा रहे हैं आपस में, एक दूसरे का इम्पैक्ट है एक दूसरे पर। ठीक है, तो ये होती है बायोटिक इंट्रैक्शंस। तो इंट्रैक्शंस को बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होती है इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन और एक होती है इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। ठीक है, 2 तरीके की इंट्रैक्शंस होंगी। तो जो इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होगी, इसमें क्या होगा, जो स्पीशीज होगी वो सेम होगी, और जो हमारे जो इंडिविजुअल्स होंगे, एक ही स्पीशीज के 2 इंडिविजुअल्स होंगे। तो एक ही स्पीशीज के जब 2 इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। जैसे कि 2 टाइगर्स आपस में लड़ पड़े, है ना, तो कोई 2 एनिमल किसी पर्टिकुलर एक फूड के लिए लड़ पड़े, तो वो कहलाई जाएगी इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। वेयर एज जो 2 एनिमल्स डिफरेंट स्पीशीज के हों वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप इसको एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन में जैसे एक ही चीज़ के लिए 2 अलग अलग स्पीशीज लड़ रही हैं, तो जैसे मैं बोलूँ कि कोई बनानास पड़े हैं, तो वहाँ पर मंकीज भी आ गए और चिंपैंजी भी आ गए, उन दोनों ने खाना, तो वो 2 अगर आपस में लड़ेंगे, वो स्पीशीज अलग अलग है लेकिन इंटरेक्ट आपस में कर रही है। वेयर एज एक हिरन है और उसको 2 शेरों ने खाना है, तो वो एक अलग बात बन जाएगी, वो सेम स्पीशीज के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने समझना है इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक में डिफरेंस। ठीक है, इंट्रा मीन्स जब सेम स्पीशीज के 2 इंडिविजुअल्स हो, वेयर एज इंटर स्पेसिफिक मीन्स जब 2 इंडिविजुअल्स हो और वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज के होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे इनके कुछ बेसिक से एग्जाम्पल विद डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इंट्रैक्शन, वो सारे के सारे इंट्रैक्शन हम समझेंगे। तो इसमें देखिए, आपने कुछ बेसिक से पॉइंट समझने हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 3 आप सिंबल्स देखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड थर्ड वन होगा 0। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जब भी कोई 2 एनिमल, 2 स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो अगर वो पॉजिटिव है इट मीन्स उन दोनों का बेनिफिट हुआ। अगर वो नेगेटिव साइन लिखा आ रहा है इट मीन्स उन दोनों में से एक को नुकसान हुआ। अगर 0 लिखा आ गया इट मीन्स वो न्यूट्रल रहा, ना ही नुकसान हुआ ना ही बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो पॉजिटिव मीन्स बेनिफिट, नेगेटिव मीन्स लॉस एंड 0 मीन्स न्यूट्रल। ठीक है, बहुत इजी है, आपको समझ में आएगा। तो इसको अब हम एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम पढ़ते हैं एमेंसलिज्म। तो इसमें देखिए, आपको यहाँ पर 2 साइन दिख रहे हैं, एक नेगेटिव का दिख रहा होगा और एक 0 मीन्स न्यूट्रल का दिख रहा होगा। सो एमेंसलिज्म का मतलब क्या होगा, जब भी 2 स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी, एक तो न्यूट्रल रहेगी और दूसरे को नुकसान हो जाएगा। मतलब एक की प्रेजेंस है, दूसरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वेयरएज एक को फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना, तो न्यूट्रल रहना मतलब उसको इसका तो कोई असर नहीं है, लेकिन इसको इसका नुकसान है। तो ऐसा एग्जाम्पल हम सोचेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी इंट्रैक्शंस है, माइंड में बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं इसको देख के। एक 0 और एक नेगेटिव है, इट मीन 0 वाला जो होगा इसको कोई नुकसान नहीं है इसका,
वेयर एज जो नेगेटिव वाला है उसको नुकसान होगा पॉजिटिव जो जीरो वाला है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए बहुत ही अच्छा है। तो देखिए जब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तो आप स्क्रीन पर भी देखिए इसको। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक बड़ा सा पेड़ है और पेड़ के नीचे क्या है, ग्रास है। तो जब सनलाइट होती है, हमें पता है जो हमारी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, उनको क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना है। तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जब सन रेज आ रही होगी, वो बड़ा ट्री है तो उसकी सारी रेज किस पे जाएगी, उस ट्री पे जाएगी। तो ट्री की जो ब्रांचेस जो ऐसा फैला होगा उसकी वजह से क्या होगा, सन की रेज नीचे जो ग्रास होगी उसको नहीं मिल पाएगी। तो अगर ग्रास को ये नहीं मिल पाई तो ग्रास को इस ट्री की जो शेडो आ रही है उससे नुकसान हो रहा है, ठीक है। ट्री की प्रेजेंस से जो ग्रास है उसको तो नुकसान हो रहा है क्योंकि सनलाइट नहीं मिल पा रही, लेकिन इस ग्रास का इस ट्री पे कोई असर नहीं है। ये हो ना हो, ट्री को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स यहाँ पर जो ट्री है वो तो न्यूट्रल रहा, वेयर एज जो नीचे ग्रास है उसको नुकसान हो रहा है। तो आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। अमेंसिलिज्म क्या होता है? अमेंसिलिज्म मीन्स एक स्पीशीज को नुकसान हो वेयर एज दूसरी न्यूट्रल रहे। तो ये आपका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बायोटिक इंटरेक्शन में सबसे पहला एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं अमेंसिलिज्म। सेकंड देखिए कंपटीशन। तो कंपटीशन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज के समय में हम जानते हैं सारी दुनिया में कंपटीशन का माहौल है। हर कोई एक दूसरे को हराने में लगा है, आगे निकलने में तैयारी करता है, ठीक है। तो कंपटीशन में देखिए क्या होता है, एक का नुकसान होगा। तो कंपटीशन में देखिए क्या होता है, नुकसान, नेगेटिव। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे दोनों में माइनस माइनस लिखा आ रहा होगा, ठीक है, दोनों में माइनस माइनस साइन आपको दिख रहा होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कि आप लोगों ने देखा होगा खेतों में जब भी कोई फसल लगाई जाती है उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें उग जाती हैं, है ना। तो जैसे भांग उग गई, है ना, कोई एक्स्ट्रा वीड्स उग गए। तो उससे क्या होगा कि जब भी हम इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, जब हम इनको खाद डालते हैं तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फसल के साथ साथ इनको भी मिलने शुरू हो जाती है। तो जब इनको एक्स्ट्रा में फसल जो न्यूट्रिएंट्स होंगे इनको मिलने शुरू हो जाएंगे, जो रिक्वायरमेंट क्रॉप को थी वो रिक्वायरमेंट तो उसकी कंप्लीट नहीं हो पाई, सफिशिएंट नहीं मिल पाया उसको। तो क्रॉप्स तो वैसी रहेगी, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स थे वो अब इसको भी मिलने लगे जो हमारा एक्स्ट्रा में होगा। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सीड्स उगे थे, वीड्स उगे थे, जो भी प्लांट्स एक्स्ट्रा में उगे वो क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन हो गया, ठीक है। तो क्रॉप्स को इसका नुकसान है और इसको क्रॉप का नुकसान है क्योंकि प्रॉपरली दोनों को नहीं मिल पा रहा, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया कंपटीशन का। इसको एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे मैं आपको बोलूं कि टाइगर्स, ठीक है, या फिर कोई भी किसी पर्टिकुलर रीजन में दो भूखे जानवर हैं तो उनको कोई शिकार मिला तो वो उनको खाने लगे, तो वो लिमिटेड था तो वो आपस में लड़ पड़े। तो कौन खाएगा, तो यहाँ पर खाने के लिए कंपटीशन हो गया, ठीक है। तो दो, चाहे वो इंट्रा या इंटर है, ये नहीं यहाँ पर बात चल रही, यहाँ पर दो स्पीशीज आपस में जब इंटरेक्ट कर रही हैं और दोनों का नुकसान हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपटीशन। आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको और भी बहुत सारे एग्जांपल अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल में बस देखना है कि दोनों का नुकसान होना चाहिए। तो ये एग्जांपल किसका होगा, कंपटीशन का। तो ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं थर्ड बायोटिक इंटरेक्शन, वो है पैरासिटिज्म। अब देखिए पैरासाइट आपने जरूर सुना होगा और जैसे आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिखा है, मतलब एक को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। तो दोनों का जो प्रेजेंस होगा, दोनों की इंटरेक्शन से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एक को पॉजिटिव मीन्स एक को फायदा होगा और दूसरे को नेगेटिव मीन्स एक को नुकसान होगा। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लाइस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जो जोंक होती है या जू होती है, तो आप लोगों ने सुना होगा। तो वो क्या करती है, अगर बॉडी पर लग जाए, है ना, अगर सिर पर पड़ जाए, जू पड़ जाए या फिर बॉडी पर लग जाए, तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी में से खून चूस लेगी। तो हमारी बॉडी से अगर खून चूस लिया गया तो उसको तो बेनिफिट मिल गया, ठीक है, उसको तो एनर्जी मिल गई, एक तरीके से फूड मिल गया, लेकिन हमारी बॉडी पे ये नुकसान हो गया, ठीक है। तो जो भी हमारे ऐसे, ठीक है ना, हमारे पैरासाइट जो हमारी बॉडी पर आएंगे तो वो हमारी बॉडी पे हमें तो नुकसान पहुंचाएंगे बट वो उनको बेनिफिट पहुंचा जाएंगे। जैसे स्कैबीज हो जाता है ना, आप जानते हो स्कैबीज भी एक ऐसी प्रॉब्लम है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें जो ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको तो बेनिफिट हो जाता है लेकिन हमारी बॉडी का नुकसान हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल होता है पैरासाइट्स का। तो इसमें देखिए और बहुत सारे एग्जाम्पल है और इसमें कंडीशंस भी बनती हैं। तो क्या पैरासाइट्स हमारी बॉडी के ऊपर ही रहते हैं, क्या हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो सकते?
तो इसमें दो वैरायटीज में आपको बताता हूँ, दो टाइप्स में बताता हूँ। तो एक होगा एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होंगे जो हमारी बॉडी के ऊपर होंगे, वेयर एज एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर होंगे। अगर बॉडी के अंदर है वो होंगे एंडोपैरासाइट्स, अगर बॉडी के ऊपर है तो उसको बोलेंगे एक्टोपैरासाइट्स। तो इसका एग्जांपल तो आप समझ चुके होंगे, जैसे एक्टोपैरासाइट्स का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था लाइस, है ना, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है लाइस। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एंडोपैरासाइट्स, जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि पेट में कीड़े पड़ गए, है ना, तो वो लीवर में, स्टमक में, किडनीज में, अलग अलग ऑर्गन्स में हमारे ये ऐसे हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई पैरासाइट हमारी बॉडी में आता है जो हमारी बॉडी के अंदर से अपने आप को तो बेनिफिट ले रहा है लेकिन हमारी बॉडी में हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इनको बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, ऐसी एक थर्ड कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। तो ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, इसमें क्या होगा कि नुकसान एक को होगा, दूसरा बेनिफिट ले जाएगा। वो कैसे होगा, इसका एग्जांपल है कोयल, है ना, आप लोगों ने कुकू सुना होगा। तो कुकू एक स्पीशीज होती है बर्ड्स की। तो ये क्या करती हैं, अपनी जो नेस्टिंग करेंगे ना, तो इनके खुद के घोंसले नहीं होते, तो ये दूसरे के घोंसले में जाके अपना अंडा देती हैं। तो वो कैसे देंगी, अगर स्पेस नहीं अवेलेबल, दूसरे का नीचे फेंक के अपना अंडा दे देगी वहां पर। तो यहाँ पर उसको तो नुकसान हो गया, बेनिफिट इसने खुद का उठा लिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने 3 आपको बायोटिक इंटरेक्शन कराई है अभी, अमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन एंड पैरासिटिज्म। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है, डन है। तो अब हम पढ़ते हैं 4th बायोटिक इंटरेक्शन जिसको हम बोलेंगे कोमेंसलिज्म। तो कोमेंसलिज्म में देखिए क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। तो इसमें जब दो लिविंग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक होगा बेनिफिट और दूसरे को कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं है उसका, मतलब जीरो। ठीक है, पॉजिटिव और जीरो। तो इसमें क्या होगा, एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरा न्यूट्रल रह रहा है। इसका एग्जांपल देखेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एग्जांपल बहुत डिफरेंट आप एक्सपोज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर मैं ट्री और बर्ड्स की अगर आपको इंटरेक्शन कराऊं, तो ट्रीज के ऊपर कोई मतलब ब्रांचेस में कोई पंछी बैठा है ना, कोई ब्रांच है उसके ऊपर बर्ड्स बैठी हैं। तो उस बर्ड्स का ब्रांच पे बैठने से ट्री को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हो रही वहाँ पर, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हम बोल सकते। ठीक है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस ट्री की ब्रांचेस पे जब बर्ड्स बैठी हैं तो उस ट्री को कोई भी इस पे ना ही पॉजिटिव रिजल्ट है, ना ही इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके ऊपर। वेयर एज जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पर बैठी हैं, उनका वो रेस्टिंग हो रहा है। ठीक है, एक तरीके से उनको बेनिफिट हो रहा है, वो आराम से वहाँ पर बैठ सकती हैं। तो बर्ड्स के लिए वो बेनिफिशियल हो गया। वेयर एज जो ट्रीज हैं उनको बर्ड्स के बैठने या ना बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोमेंसलिज्म का। और अगर हम बेहतरीन एग्जाम्पल लें, एक फिशेस का एग्जाम्पल होता है, रिमोरा फिश कहते हैं उसको। वो क्या करती हैं, जो बड़ी फिशेस होती हैं, ठीक है, वेल, शार्क ये होगी, इनकी बॉडी के ऊपर जब ये कुछ खाती हैं बॉडी पे भी लग जाता है, फेस के पास कुछ लग जाता है ना, खाने वाले प्रोडक्ट्स लग जाते हैं जो जम जाते हैं एक तरीके से। तो ये जो शार्क्स होती हैं, शार्क के साथ जो एक्स्ट्रा मील होती है इनके फेस पे लगाओ या फिर इनके साइड पे लगाओ, तो वो जो रिमोरा फिश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करती है, इनको खाती है और इनके साथ ही चलती है। तो जैसे ये फिश है तो फिश के साथ ही चलेंगी, तो इससे साथ साथ चलते चलते वो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। तो जो शार्क डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उतनी स्पीड पर ये रिमोरा फिश जो उनके साथ में जुड़ जाती हैं, इकट्ठे चलती हैं, तो वो रिमोरा फिश भी उसका एडवांटेज ले लेती है। तो यहाँ पर देखिए जो शार्क होगी उसको इन फिशेस का कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, ना ही ये उनको नुकसान पहुंच जाती है और ना ही कोई फायदा कराती है। वेयर एज जो सकर फिश होगी, रिमोरा फिश होगी, ये शार्क के साथ जो मील लगी होगी उसको खा लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सकर फिश है, रिमोरा जो है, उसको तो एडवांटेज मिल गया, उसका तो हमने पॉजिटिव देख लिया। वेयर एज जो शार्क थी उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ना ही कोई पॉजिटिव है ना ही कोई नेगेटिव है। तो ये एग्जांपल था हमारा कोमेंसलिज्म का। आई होप यहां तक आपको सारी बायोटिक इंटरेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो बायोटिक इंटरेक्शन है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, दोनों का एडवांटेज। ठीक है, कंपनी का भी एडवांटेज होगा और आपका भी एडवांटेज होगा। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों का एडवांटेज होना चाहिए। तो दो पॉजिटिव साइन आप देख रहे हो, तो दोनों पॉजिटिव में दोनों ऑर्गेनिजम्स का जब आपस में इंटरेक्शन करेंगी तो दोनों का ही एडवांटेज होना चाहिए। तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एक है सी एनेमन और एक हर्मिट क्रैब। ये दोनों स्पीशीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी एनेमन एंड हर्मिट क्रैब। इसमें होता क्या है,
जो हर्मिट क्रैब होगा, क्रैब्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना, पानी में ये मूव कर रहे होंगे। तो ये जो है, जो हमारे सी एनिमल है, ये मूव नहीं कर पाते, तो ये क्या करेंगे, बहुत ही स्लो स्पीड है इनकी, तो ये करते गए, इनके जो ऊपर सरफेस होगा उसके ऊपर आके ये चिपक जाएंगे, ठीक है, ऐसे इनके ऊपर लिपट गए। तो ये जो हर्मिट क्रैब है इसके ऊपर ये आगे लिपट गया। अब जहां जहां ये जाएगा वहां पर ये भी सी एनिमल भी चला जाएगा। तो जहां पर जाएगा ये इन द सर्च ये भी फूड के लिए जाएगा, ये भी फूड के लिए जाएगा, तो घूमते रहेंगे, कहीं ना कहीं जाकर इनको फूड मिलता रहेगा। तो ये जो सी एनिमल है इसको क्या मिल गया, हर्मिट क्रैब एज अ ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम मिल गया, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये मीडियम मिल गया। और दोनों एक जैसा फूड ही देखेंगे, मतलब वहां पर जाते हैं, मतलब नेचर ने ऐसे बना रखा है जहां पर दोनों का फूड इकट्ठे मिल जाए, ठीक है। तो दोनों मूव कर रहे हैं, तो सी एनिमल को क्या एडवांटेज हो गया कि वो हर्मिट क्रैब के ऊपर बैठ गया और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हर्मिट क्रैब को, ठीक है, सी एनिमल का क्या एग्जांपल एडवांटेज है, अब देखिए हर्मिट क्रैब को भी नुकसान होता होगा कोई और स्पीशीज इसको ना खा ले। जो हमारा ये सी एनिमल है जब इसके ऊपर आता है ना, ऐसे ऊपर आगे चढ़ गया, तो इससे क्या होगा, ये इसको एज अ शील्ड क्या प्रोवाइड करेगा, ये कैमोफ्लेज की शील्ड प्रोवाइड करेगा, मतलब इसको छुपने में हेल्प कर देता है। मतलब ये दिखेगा नहीं हर्मिट क्रैब है या नहीं है, तो इसको कोई खा ना पाए। जो सी एनिमल है वो इसके ऊपर आ गया, तो इसके ऊपर आने से जो होगा एज अ कैमोफ्लेज का हेल्प करेगा। मतलब जैसे कैमोफ्लेज में एक ऐसा यूनिफॉर्म जो नहीं दिखता, ठीक है, जैसे हम जो आर्मी की ड्रेस देखते हैं ना, यूनिफॉर्म देखते हैं, तो वो कैसी होती है, मतलब जंगलों में हमें जल्दी से ना पहचानी जाए, ठीक है, उसको कैमोफ्लेज कहते हैं। सिमिलरली जो हर्मिट क्रैब होगा जब उसके ऊपर सी एनिमल आकर बैठेगा तो सी एनिमल क्या करेगा, एज अ कैमोफ्लेज बन जाएगा। क्लियर है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, दोनों का बेनिफिट हो गया। इसमें कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मिल जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो अगर कोई इंटरेक्शन ऐसी हो जाए जो एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी ना रह पाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वही हस्बैंड वाइफ वाला। तो वो अगर बहुत ही अच्छा रिलेशन है तो एक दूसरे के बिना अगर बिल्कुल भी नहीं रह सकते तो उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और म्यूचुअलिज्म में भी एक टाइप निकल कर आती है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक, मतलब एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाना, ठीक है, तो वो होती है सिम्बायोटिक इंटरेक्शन। तो इसका एग्जांपल देखिए क्या है, कोरल एंड जूजेंथलीज, ठीक है, जो कोरल रीफ्स होते हैं उसके ऊपर जूजेंथलीज आ जाते हैं, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल प्रॉपरली एक दूसरे का हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो कोरल्स में जो कैल्शियम बनता है, क्विकलाइन बन जाता है, तो वो हेल्प होता है थ्रू जूजेंथलीज, ठीक है, वो उसके ऊपर आकर रह जाता है और सनलाइट से वो एनर्जी लेता है और अपना जो एक्सक्रीटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, मैं एक्सक्रीटा वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट ये जो रिलीज करेगा न्यूट्रिएंट्स वो कैल्शियम की फॉर्म में करेगा, जो कि कोरल्स बनाने में हेल्प करता है। सिमिलरली कोरल्स उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ऐसी एक दूसरे को ये हमेशा इकट्ठे रहते हैं, सारी उम्र साथ निभाने का ये एक दूसरे का वादा कर देते हैं, और इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक इंटरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, आपने याद रखना है म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल। म्यूचुअलिज्म में और भी बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई फ्लावर है, फ्लावर में कोई बी आ गया, ठीक है, हनी बी आ गया, तो उसने उसका जूस सक किया, तो जूस सक किया होगा, उसके पैरों में या फिर उसके जो बाकी पार्ट्स हैं वहां पर पोलन ग्रेन्स लग गए होंगे, तो ये जब जाकर कहीं और पर बैठेगा, ठीक है, तो इसके पोलन ग्रेन्स वहां पर जाके रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, तो दोनों को एडवांटेज मिल जाएगा। जो बी होगा उसको जूस मिल गया, वेयरएज जो प्लांट है उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल म्यूचुअलिज्म का हो गया। यहां तक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ते हैं अब हम। तो अगला बायोटिक इंटरेक्शन है प्रीडेशन। तो प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, इसमें देखिए आप लोगों ने देखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आपको दिख रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पैरासिटिज्म में भी है, प्रीडेशन में है। तो इसमें फर्क ऐसा क्या हुआ, तो अगर हम प्रीडेशन की बात करते हैं तो प्रीडेशन में क्या होगा, ये उसके ऊपर नहीं रहते, उसके अंदर नहीं रहते, ऐसा कोई सीन नहीं है जो हम पैरासिटिज्म में पढ़ा था। वेयरएज प्रीडेशन में क्या होगा, प्रीडेशन में एक एनिमल दूसरे को मारेगा फिर उसको खाएगा, ठीक है, इसमें भी एक को बेनिफिट होगा दूसरे को नुकसान होगा, बट यहां पर उसके ऊपर या उसके अंदर नहीं रह रहा। यहां पर क्या हो रहा है कि एक स्पीश दूसरी स्पीशीज को मारेगी फिर उसको खा जाएगी। तो एग्जांपल बहुत सिंपल है, जैसे टाइगर ने हिरन को मारा, तो जब कोई शेर हिरन को मारेगा तो शेर का तो एडवांटेज हो गया ना, उसको तो पॉजिटिव मिल गया। वेयर एज जो डियर है
उसको नेगेटिव मिल गया तो इसका तो नुकसान हो गया। तो इनकी जो इंटरेक्शन होगी ये प्रीडेशन का एग्जांपल है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप सपोज कर सकते हैं इनसे रिलेटेड। तो ये सारी की सारी बायोटिक इंटरेक्शन आपको अच्छे से समझ में आई है। और लास्ट जो हमारी बची है वो है न्यूट्रलिज्म। तो न्यूट्रलिज्म क्या होता है? तो न्यूट्रलिज्म एक ऐसी बायोटिक इंटरेक्शन होती है जो असल में अवेलेबल ही नहीं है, जो असल में हो ही नहीं सकती। इट मींस जब कोई भी दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो कुछ रिजल्ट ना निकले, ऐसा होता ही नहीं है। तो 0-0 दोनों में नहीं हो सकता। तो जब भी कोई बायोटिक इंटरेक्शन होगी तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, बट दोनों में जीरो आ जाए ये कभी नहीं हो सकता। इट मींस वो कभी इंटरेक्ट ही नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अगर दोनों में 0-0 है, न्यूट्रलिज्म अगर हम कह रहे हैं तो इट मींस वो कभी हुआ ही नहीं है इंटरेक्ट, तो वो गलत है कहीं पर। ठीक है, तो आपने भी एग्जांपल आप बहुत बार सोच लीजिए, आपको कोई इंटरेक्शन ऐसी मिलेगी ही नहीं जब कभी भी कोई दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करें और उसमें कोई रिजल्ट इनमें से ऊपर वाले जो हमने किए उनमें से ना बने। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप सबको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अब हमारा जो टॉपिक है उसको आप हेडिंग में पढ़िए एज अ न्यूट्रिएंट साइकिल्स। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं, तो जैसे कि हम देखिए न्यूट्रिएंट और एनर्जी में थोड़ा सा फर्क समझते हैं। तो जो हमारी एनर्जी, अभी तक देखिए हमने एनर्जी फ्लो पढ़ा था एनवायरनमेंट चैप्टर में, है ना, एनर्जी पढ़ी थी। तो एनर्जी की जो मूवमेंट है वो हमारी बॉडी में और हमारे एटमॉस्फेयर में ये साइकिल चलता रहता है ना। तो एनर्जी जो होती है एज अ हीट की फॉर्म में उड़ जाती है ना, गायब हो जाती है। बट जो न्यूट्रिएंट्स है ना ये सिर्फ बॉडी को मूव करते हैं, बॉडी में मूव करते हैं। कभी नेचर में आगे, नेचर में किसी और बॉडी में आगे, फिर इधर आगे इधर आगे, ये मूव करते रहते हैं, लेकिन ये गायब नहीं होते, खत्म नहीं होते। बट हीट खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब एनर्जी खत्म हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया जो हमारे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये साइकिल बनाकर हमारे एटमॉस्फेयर में मूव करते रहते हैं। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, ये जो साइकिल बनता है, साइकिल किसका बनेगा? बायो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जियो अर्थ पे, बायो जियो केमिकल्स, ये जो कंपोनेंट्स है उनका साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल। तो इन बायो जियो केमिकल साइकिल में मैं आपको इस लेक्चर में एक बायो जियो केमिकल साइकिल का एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो होगा नाइट्रोजन साइकिल। और बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल देखिए, तो सबसे पहले नाइट्रोजन, आप एलिमेंट जानते हो, तो अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो नाइट्रोजन साइकिल में देखिए सबसे पहले आप एलिमेंट नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो हमारा जो नाइट्रोजन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसकी जो अगर हम बात करें, इन्वेंशन हुई थी 1772 बाय डेनियल रदरफोर्ड, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। और ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 15 में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, ये भी आपने याद रखना है। वेयर एज अर्थ के ऊपर 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो देखो हमारे अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है, गैस पाई जाती है, वो कौन सी है? नाइट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 78%, तो आप इसकी परसेंटेज में ही देख लीजिए कि कंपोजिशन में अगर देखें कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो बहुत बड़ी बात है। और नाइट्रोजन की अगर मैं और इंपॉर्टेंस बताऊं तो नाइट्रोजन में देखिए हमारी बॉडी में किसकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में। तो अगर हम देखें अपनी बॉडी में एमिनो एसिड्स, जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो गए, डीएनए आरएनए बनाने में ये हेल्प करता है। वेयर एज हमारी एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जो हम कहते हैं ना एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो एनर्जी के लिए ये हेल्प करता है। तो नाइट्रोजन की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। और साथ ही में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन के बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए। तो देखिए इसके बारे में तो हमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन साइकिल हम जानते हैं, बहुत इजी है, वो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन साइकिल को एक एक पॉइंट हमने याद रखना है, इसलिए मैं ये नाइट्रोजन साइकिल आपको कराने लगा हूँ। तो नाइट्रोजन साइकिल में देखिए, एक तो हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए कि फैक्ट जो होते हैं नाइट्रोजन के, ये फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। तो अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल हमारी बॉडी में कैसे आती है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो साइकिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट हमारी बॉडी में आती कैसे है नाइट्रोजन? हम तो सांस ऑक्सीजन का लेते हैं, है ना। हम जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो मैं अगर इनहेल करता हूं, मेरी बॉडी के अंदर क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा, है ना। तो फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी होती है, वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है। बट नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कैसे आता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आता है थ्रू हमारे फूड से। ठीक है, अब हमारा फूड कैसा है वो मैटर करेगा।
अब देखिए दो तरीके के हम कहते हैं बेसिकली होते हैं, वेजिटेरियन लोग और नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें, है ना, एनिमल्स की नहीं अभी मैं बात कर रहा, हम अपनी बात कर रहे हैं सोशल एनिमल्स की, कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं ये या तो वेजिटेरियन होंगे या नॉन वेजिटेरियन होंगे। तो अगर वेजिटेरियन की बात करूं तो ये क्या खाएंगे, ठीक है, जो हमारा वीट क्रॉप्स में क्या आएगा, वीट, राइस, पल्सेस, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे। तो मतलब हम जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं हम उन पे डिपेंडेंट हैं, वेयर एज जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो ये वाले प्रोडक्ट तो खाएंगे खाएंगे, प्लस इनके साथ जो नॉन वेज में आएगा मीट आएगा, है ना, तो ये जो पोर्क होगा ये सारी चीज़ें खाएंगे, है ना, मीट खाएंगे। तो ये जो मीट खा रहे हैं वो जो एनिमल्स होंगे वो एनिमल्स क्या खाते हैं, वो एनिमल्स भी तो इनको ही खाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ही खाते हैं। तो प्लांट्स, ग्रास, इन सारी चीज़ों को एनिमल्स खाते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ हमें नाइट्रोजन मिलता है फूड से, हमारा फूड या मीट होगा या प्लांट से रिलेटेड होगा, है ना, तो ये दो कैटेगरीज में होगा। तो अगर हमने मीट खाया यहाँ से हमें नाइट्रोजन मिल गया, तो अगर हमने प्लांट से खाया हमें यहाँ से नाइट्रोजन मिल गया। मीट में कहाँ से नाइट्रोजन आया, क्योंकि मीट ने प्लांट्स को खाया होगा, मतलब इन्होंने इनको खाया होगा, तो यहाँ से हमें नाइट्रोजन मिल गया। अब क्वेश्चन आता है कि सारा सोर्स है क्या, सारा सोर्स है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, मतलब नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जो आता है वो सारा का सारा कहां से आता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से आता है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होगी, ग्रास, प्लांट्स, क्रॉप्स, ये सारी चीजें होगी प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हमारी बॉडी में यहां से आता है। तो अब सारा क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन यहां पर कैसे आता है। तो ये सारी चीज हमने समझ लेनी है कि प्लांट के पास नाइट्रोजन कैसे आता है, तो इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये चीज समझ में आ गई, फिर कुछ मुश्किल नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा कि नाइट्रोजन के ट्रीज, प्लांट्स, इनके पास नाइट्रोजन कैसे आता है। तो इसका बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल लेके चलूंगा। लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स, ये वो स्पीशीज होंगी प्लांट्स की जो पल्सेस बनाने में हेल्प करती हैं, है ना। तो जो पल्सेस बनाने में हेल्प करेंगी लेग्यूम्स, उनकी जो जड़ें होंगी, है ना, तो जड़ों में देखो तो कुछ रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो रूट नोड्यूल्स क्या करते हैं, तो उन रूट नोड्यूल्स के आसपास ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, देखिए ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आपको, मुश्किल नहीं है बट इजी है, याद हो जाएंगे अगर आप इसको एक बार साइकिल को याद कर लीजिए। पहले बार समझ लीजिए कि प्लांट्स में नाइट्रोजन कैसे आ गया। तो अगर हम लेग्यूम्स की बात करें, उनकी जो रूट्स हैं वहां पर कौन है, रूट नोड्यूल्स। तो रूट नोड्यूल्स के आसपास क्या होता है, नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज बन जाते हैं। तो वो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है राइजोबियम, ये याद रखना है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। तो राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें एक कैपेबिलिटी होती है नाइट्रोजन को फिक्स कर लेना, मतलब उसमें पकड़ लेना, पकड़ रखना वहां पर। तो अब नाइट्रोजन फिक्स हो चुकी है रूट नोड्यूल्स किसकी, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये जो प्लांट्स होंगे, ये जो रूट नोड्यूल्स होंगे, यहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन फिक्स कर दिया। तो अब ये नाइट्रोजन वहां पर आ चुका है उन बैक्टीरिया के पास। तो उसके बाद क्या होगा, तो वो रिलीज करेगा अपनी बॉडी से, एमोनिफिकेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो एमोनिया मतलब जो उनका वेस्ट होता है वो एमोनिया की फॉर्म में रिलीज होता है। तो एमोनिया बन गया NH4। ठीक है, एमोनिया बन गया NH4। तो ये जो एमोनिया आया यहाँ पर, फिर यहां पर आएंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और बैक्टीरियाज होते हैं जिसको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वो अमोनिया जो होता है, अमोनिया को क्या कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो NO2 है, फर्दर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज क्या करेंगे, इन NO2 को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट्स में। ठीक है, नाइट्राइट से नाइट्रेट्स में। दोबारा देख लीजिए, जो लेग्यूम्स थे तो वहां पर रूट नोड्यूल्स, वहां पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, उन्होंने क्या किया, एग्जांपल राइजोबियम, उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन को फिक्स किया। फिर आगे आया एमोनिफिकेशन प्रोसेस, वहां पर एमोनिया बना। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज ने क्या किया, इसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया, नाइट्राइट्स में फिर आगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया। अब ये जो नाइट्रेट्स बन गए ना, ये सारे प्लांट्स में एज अ न्यूट्रिएंट्स में स्टोर हो जाते हैं सारे। ठीक है, प्लांट्स में एज अ न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएंगे नाइट्रेट्स। ठीक है, तो ये प्लांट्स में अब स्टोर हो चुके हैं। तो अब प्लांट्स में ये जो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस, एसिमिलेट में इकट्ठा हो गया। ठीक है, वो सारे प्लांट्स में इकट्ठे हो चुके हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का सोर्स आ रहा है, हमेशा हर एक में देखिए कॉमन N चल ही रहा है। तो वहां पर अगर प्लांट्स में ये एसिमिलेट होते जा रहे हैं, तो प्लांट्स में स्टोर होते जा रहे हैं। अब क्या होगा, जो ये प्लांट्स हैं इनको खाने आएंगे कंज्यूमर्स। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर में डियर आ गया, रैबिट आ गया, वो आए, इनको खा लिया। ठीक है, जब इनको कंज्यूम किया तो यहां से नाइट्रोजन उनकी बॉडी में चला गया।
तो इनकी बॉडी में चला गया, बाकी आप चीज समझ सकते हैं, जो इनको खाएगा फिर उनके आगे चलता जाएगा। तो ऐसे नाइट्रोजन सारा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। अब मान लीजिए इनकी कोई डेथ होगी या फिर इन्होंने कुछ वेस्ट, इनका एक्सक्रीटा होगा, जो वेस्ट होगा वो जमीन में आया, सॉइल में आ गया, इनकी डेड बॉडी सॉइल में आ गई, प्लांट्स के जो लीव्स होंगे वो सॉइल में आ गए, तो वो सारे जब सॉइल में आएंगे तो नाइट्रोजन दोबारा अर्थ में आ जाएगा। ठीक है, वो दोबारा क्या होगा, अर्थ में आ जाएगा, सॉइल में आ जाएगा। तो सॉइल में अब कौन होंगे, डीकंपोजर्स होंगे, पढ़ा है हमने। तो वो डीकंपोजर्स क्या करेंगे, इनको दोबारा, ठीक है, दोबारा खाएंगे, तो एमोनिफिकेशन प्रोसेस दोबारा होगा। तो वो दोबारा एमोनिफिकेशन प्रोसेस के साथ अमोनिया बना होगा, फिर नाइट्राइट बना होगा, नाइट्रेट्स बना होगा, ये साइकिल ऐसे चलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि जब हम नाइट्रेट्स पे पहुंच जाते हैं वहां पर कुछ डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज भी होते हैं। वो क्या करेंगे, यहां से जो बैक्टीरियाज होंगे वो क्या करेंगे, यहां से नाइट्रेट्स से नाइट्रोजन को लेकर वो एटमॉस्फेयर में फेंक देंगे। ठीक है, तो वो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे हमने राइजोबियम पढ़ा था, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया था। तो ऐसे डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज भी होते हैं जो एटमॉस्फेयर में इसको रिलीज कर देते हैं। तो वो जब एटमॉस्फेयर में चला गया तो वो पूरा साइकिल एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने कि कैसे कैसे ये नाइट्रोजन मूव किया था, और राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में भी आपने अच्छे से याद रखना। ठीक है, और ये जो चार्ट है इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इसके अलावा भी और तरीके भी होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के, मतलब नाइट्रोजन साइकिल के। तो इसमें देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना, तो लाइटनिंग होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो लाइटनिंग के साथ क्या होगा, तो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, N2 है, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है। तो ये जब आपस में इंटरेक्ट किए होंगे, NOx मान लीजिए, NOx बन गया, तो NOx बन गया, प्लस लाइटनिंग के थ्रू वहां पर एटमॉस्फेयर में वाटर भी होगा, H2O। तो जब ये आपस में इंटरेक्ट किए थ्रू लाइटनिंग, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या बन गया, जब ये NOx एंड H2O जब आपस में इंटरेक्ट किए होंगे, रिएक्शन हुई होगी, तो HNO3 बना होगा कंपाउंड एक। तो अगर HNO3 बन गया, नाइट्रिक एसिड जिसको हम बोल देते हैं HNO3, तो ये जो HNO3 नाइट्रिक एसिड बन गया, अब देखिए यही कॉज करता है एसिड रेन, है ना, ये एसिड रेन में भी हेल्प करता है, मतलब ये एसिड रेन कराने में भी हेल्प करता है। तो ये जो एसिड रेन बन गई, तो इसका भी कुछ नेगेटिव इंपैक्ट रहता है। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर से एसिड रेन होती है तो हमारे दोबारा सॉइल में ये नाइट्रोजन भी आ जाती है। तो ये भी एक तरीका होता है नाइट्रोजन को नीचे लाने का। ठीक है, तो ये भी एक हेल्प करता है। और थर्ड, जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं उससे भी हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का साइकिल चलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिफिशियल एक तरीका हो गया। तो ये था हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की ओर, जिसको हम बोलते हैं, जो था हमारा लेक्स के ऊपर, इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्स। तो टॉपिक नेम इज लेक इकोलॉजी। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके लिए, जैसे कि लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये आपने याद रखना है, कैस्पियन सी। ठीक है, एशिया में पड़ेगी। लेक बाइकाल इन साइबेरिया, ठीक है, ये डीपेस्ट लेक है। लेक टितिकाका, ये भी आपने याद रखनी है, बोलीविया एंड पेरू, यहाँ पर हाईएस्ट लेक इसको बोला जाता है, ये याद रखनी, लेक टितिकाका। एंड लेक डॉन जॉन पॉन्ड, ठीक है, लेक डॉन जॉन पॉन्ड इन एंटार्क्टिका इज हाइपर सैलाइन और हैज हाईएस्ट सैलिनिटी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, यहाँ पर सबसे ज्यादा सैलिनिटी है। एंड लास्ट, चिल्का लेक इन ओडिशा इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ी लेक कौन सी है, चिल्का लेक। और भी बहुत सारी लेक है, तो आपने इन सभी का नाम, कोलारू लेक होगी, है ना, सांबर लेक होगी, डल लेक होगी, वेम्बनाड लेक होगी, बहुत सारी भारत में भी लेक्स हैं, तो ये भी आपने याद रखनी है। तो लास्ट टॉपिक देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यूट्रोफिकेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स। तो यूट्रोफिकेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स के बारे में अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, यूट्रोफिकेशन मीन्स, तो अगर हम लेक्स में बात करें तो लेक्स में न्यूट्रिएंट्स अगर बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हो जाए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे लेक्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाए, रिक्वायरमेंट तो होती है, अगर एक्सेस में हो जाए तब की बात कर रहे हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाए हमारी लेक्स में, तो क्या होगा, वहाँ पर ऑटोमेटिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स अगर ऐसे ग्रो करने लग जाए, मतलब प्लांट्स की ही एक और टाइप आ गई, फाइटोप्लैंक्टन्स, तो वो अगर ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं तो वो पानी के ऊपर एज अ लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो वो पानी के ऊपर क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, जो क्या करेगी, सन की रेज को पानी के अंदर जाने में रोकेगी। ठीक है, पानी के अंदर जाने से रोकेगी। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस हो जाता है, वो क्या करेगा, जो पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको
ऑक्सीजन लेने में, ठीक है, उनका मतलब जो सनलाइट जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनको भी सनलाइट चाहिए ना, तो फिर अगर नहीं आ रही फिर उसके बाद ऑक्सीजन की डिमांड भी वहां पर कम हो जाएगी, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वहां पर वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एटमॉस्फेयर के कंपैरेटिवली कम होती है, तो वहां पर वो कम हो जाएगी। और तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे पानी के अंदर तो उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, तो इसको ही बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एल्गल ब्लूम्स बन जाएंगे, उसके ऊपर पूरी ग्रीन ग्रीन सी एक लेयर बन जाएगी, वो क्या करेगी, एक एज अ एल्गल ब्लूम बन जाएगी और वो नीचे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको सर्वाइवल में नुकसान पहुंचाएगी, तो मुश्किलें पैदा करेगी। तो यही एल्गल ब्लूम्स का नुकसान रहता है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये है यूट्रोफिकेशन। तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। यूट्रोफिकेशन इज द रिस्पॉन्स टू द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स नेचुरली और आर्टिफिशियली। तो देखिए नेचुरली और आर्टिफिशियल तरीके से नाइट्रेट्स और फॉस्फेट का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ज्यादा आ जाए लेक्स में, उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। एल्गल ब्लूम्स आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का एग्जांपल क्या है, एल्गल ब्लूम्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये माना जाता है कि वैसे तो ये नेचुरल तरीके से अगर बने तो सदियां लग जाती हैं, लेकिन आजकल जो हमारा आर्टिफिशियल तरीके, मतलब जैसे कि लेक्स में जो मतलब अगर हमने खेतों में पानी दिया, न्यूट्रिएंट्स डाले हैं ना, तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारा कुछ भी डाला, और वो क्या होता है पानी के फ्लो के साथ हम लेक्स में छोड़ देते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो और उसके अलावा केमिकल्स होते हैं जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, फिर उसके बाद फॉसिल्स होते हैं या नेचुरल वेस्ट होता है, वो भी न्यूट्रिएंट्स की तरह वहाँ पर एक्ट करते हैं और वहाँ पर ये एल्गल ब्लूम्स बना देते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स बन जाते हैं। तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करेंगे, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एंड देयर पॉपुलेशन एक्सपल्जन कवर्स द ऑलमोस्ट एंटायर सरफेस। तो वो क्या करेंगे, पूरी सरफेस के ऊपर कवर कर देंगे, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एल्गल ब्लूम। तो ये एल्गल ब्लूम बन जाते हैं। और ये क्या करेंगे, जब ये ऊपर लेयर बना देंगे, सनलाइट को अंदर जाने से रोकेंगे और अल्टीमेटली लीडिंग टू द डेथ ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, वो वाटर बॉडीज की डेथ में हेल्प करती है। तो ये है हमारा यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम्स। तो अब इसके हार्मफुल इम्पैक्ट क्या रहते हैं, तो वो वैसे ही हमने डिस्कस कर ही लिए। तो एल्गल ब्लूम्स जो होते हैं तो ये ज़्यादातर कोस्टल रीजन और वाटर रीजन में पाए जाते हैं, और इसमें देखिए उस रीजन में पाए जाते हैं कोस्टल रीजन में, तो यहाँ पर भी मैटर करता है कि न्यूट्रिएंट्स कितने मिल रहे हैं। और ये गर्म रीजन, अगर वार्म वाटर होगा वहाँ पर ये जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अगर वाटर वार्म है तो वहाँ पर एल्गल ब्लूम्स की ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। तो इसमें देखिए ब्लूम ऑफन रिजल्ट्स इन कलर चेंज इन द वाटर, और इसकी वजह से क्या होता है, कलर चेंज भी हो जाता है, ठीक है ना। तो जो जिस रीजन में होंगे कहीं पर ग्रीन कलर के, रेड कलर के, ब्राउन कलर के, अलग अलग कलर भी होते हैं इनके, तो वो कलर बना लेते हैं। तो एल्गल ब्लूम्स कैन बी एनी कलर, किसी भी कलर के हो सकते हैं, बट ज्यादातर जो कॉमन है वो रेड एंड ब्राउन है। तो रेड एंड ब्राउन टाइड्स भी इसको बोला जाता है। एंड लास्ट, एल्गल ब्लूम्स आर नॉट हार्मफुल बट सम प्रोड्यूसेस टॉक्सिक, ठीक है। कुछ इसमें टॉक्सिन, वैसे तो इनका कोई वो तो नुकसान हमने पढ़ लिया, लेकिन खुद का कोई ऐसा नुकसान नहीं रहता इसका, लेकिन कुछ होते भी हैं जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो वो कौन से होते हैं, और जो कि बाद में लेटर ऑन एनिमल्स और बर्ड्स को, इन सभी को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो अगर वो ब्लूम्स जो बने, एल्गल ब्लूम्स अगर केमिकल से बने हैं, जो नेचुरल जो नहीं होते बट आर्टिफिशियल तरीके से इंडस्ट्री के वेस्ट से बनेंगे, उनको बोलेंगे हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। वो क्या करेंगे, सराउंडिंग में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस रीजन पे डिपेंडेंट होगी वो उसको कंज्यूम करेंगी, तो उसकी बॉडी में भी जाएंगे और उससे फिर आगे आगे फैलता जाएगा। तो ये होते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। तो एक बार रीड आउट करिएगा, आपको ये सारा समझ में आएगा। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, और फिर ऐसे ही हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन जरूर दबाया कीजिए। नोटिफिकेशन का आपको कैसे पता चलेगा, तो नोटिफिकेशन लेने के लिए तो आपने बेल आइकन जरूर दबाना है, और इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। आधा अधूरा काम नहीं करना, पूरा कमेंट करके बताना है कि सर अच्छी लगी तो और हम इससे भी अच्छी लेकर आएंगे अगली वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।